नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अब कांग्रेस हमलावर है, चुनाव आयोग उसके निशाने पर है। कांग्रेस पार्टी लगातार उन सबूतों को, उन तथ्यों को चुनाव आयोग के सामने पेश कर रही है जो ईवीएम में गड़बड़ी के संकेत दे रहे हैं। बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं कि चुनाव आयोग ने उन ईवीएम मशीनों की गिनती की जो स्ट्रांग रूम में बंद रहने के बावजूद, यूज होने के बावजूद वो 3 दिन बंद रहीं और उसके बाद भी वो 99% चार्ज रही। उनका चार्जिंग लेवल 99% रहा, यानी लगभग पूरा रहा। और ये मशीनें वो रहीं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटों की गिनती की है। ये बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। चुनाव आयोग से मिलकर कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत की है और इसे लेकर अब वो बड़े आंदोलन के मूड में दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस पर इसके कई एविडेंस दिए हैं। 20 विधानसभा क्षेत्रों में, हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा क्षेत्रों में 20 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां इस तरह की धांधली की शिकायतें आई हैं और कम से कम 8 विधानसभा के उन्होंने तथ्यों के साथ, यानी जो एविडेंस है उनके साथ उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है। इस मामले में कल देर शाम एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस पार्टी का मिला चुनाव आयोग से, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, इसके अलावा बहुत सारे नेता उसमें शामिल थे। उस प्रतिनिधिमंडल में शिकायत की गई कि इन पर संज्ञान लिया जाए। चुनाव आयोग ने संज्ञान जरूर लिया है, उन्हें भरोसा दिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस पार्टी ने पत्र जारी कर आपत्ति जताई थी, हरियाणा के इन चुनाव परिणामों को स्वीकार करने से इनकार किया है, उस पर यह आरोप लगाते हुए कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, उसका चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उस पर टिप्पणी की है कि इस तरह के आरोप बड़े आरोप हैं और ये कांग्रेस पार्टी को नहीं लगाने चाहिए, क्यों लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जो ये आरोप हैं, जिस तरह की धांधली की शिकायतें वहां लगातार आई हैं, क्या उन्हें नजरअंदाज कर दे कोई राजनीतिक पार्टी? वो राजनीतिक पार्टी जो वहां पर जिसके फेवर में एक चुनावी माहौल दिख रहा था, दावा किया जा रहा था, दावा उस पार्टी की ओर से नहीं किया जा रहा था, बल्कि तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए, तमाम सर्वेक्षणों के जरिए, तमाम आंकड़ों के जरिए, यहां तक कि चुनाव के बाद भी तमाम आंकड़ों के जरिए इस बात का दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी वहां मजबूत है। यही नहीं, जिस दिन मतगणना शुरू हुई उस दिन भी काफी देर तक जब बैलेट पेपर्स की गिनती हो रही थी, उसमें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा गैप दिखाई पड़ रहा था। जब कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर आगे चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी महज 10, 12, 15 सीटों पर आगे चल रही थी। लेकिन अचानक पासा पलटा है और जब ईवीएम मशीनों की गिनती शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई। यहां एक और आशंका लाने वाली बात है, आशंकाओं को मजबूत करने वाली बात है कि घंटों तक चुनाव आयोग की वेबसाइट अपडेट नहीं हुई, एक जगह पर रुकी रही, एक ही तरह के आंकड़े उस पर दिखते रहे और जहां मतगणना केंद्र थे वहां से आंकड़े अपडेट नहीं हो रहे थे। ये सारी चीजें ऐसी हैं, ये सारे तथ्य ऐसे हैं जो चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी इन्हीं सारे मसलों पर चुनाव आयोग से इन ईवीएम मशीनों की जांच करने और उन्हें तब तक सील कर देने की बात कर रही है जब तक कि पूरी जांच नहीं हो जाती है। जिन ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी उन्हें सील कर उनकी जांच करने की मांग की है। क्या कहा कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मिलने के बाद चुनाव आयोग से, एक बार सुनेंगे पवन खेड़ा को। उन्होंने चुनाव आयोग के बाहर जब पत्रकारों से बात की, चुनाव आयोग से मिलकर जब आए और पत्रकारों से बात की, तो क्या उनकी बात हुई, क्या उन्होंने अपने पक्ष रखा, किस तरह की शिकायतें की, ये बताया उन्होंने। एक बार सुनते हैं पवन खेड़ा को। आज केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है
क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को। और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और कोई सवाल? चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और उसका जवाब हमें लिखित में हर बिंदु का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सलाह करके हमें वो जवाब देंगे। सर, इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर भी लिखा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को जिसमें उन्होंने कहा है कि आप 20 विधानसभाओं से शिकायतें आई हैं, 7 से पूरे दस्तावेज आए हैं और वो दस्तावेज अभी हम आपके सामने आपको जारी भी करने वाले हैं, जिसमें करनाल है, डबवाली है, रेवाड़ी है, पानीपत सिटी है, होडल है, कालका है और नारनौल है। ये तो जो लिखित जो दस्तावेजों के साथ जो हमने दिए दस्तावेज हैं, ये तो ये तमाम दस्तावेज कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को सौंपे हैं। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि धांधली की शिकायतों के बावजूद जो वीवीपैट पर्चियां होती हैं उनकी मिलान की मांग पूरी नहीं की, उनको मिलाया नहीं गया, उनका मिलान नहीं किया गया। करीब 20 विधानसभा क्षेत्रों से इस तरह की शिकायतें मिली हैं। जो शिकायतें, जो तथ्य अभी तक मिले हैं उनको सौंप दिया गया है, बाकी तथ्यों को इकट्ठा किया जा रहा है और 48 घंटे के भीतर उन्हें भी सौंप दिया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि जो संदिग्ध ईवीएम मशीनें हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं उन्हें सील कर दिया जाए जब तक इनकी पूरी जांच पूरी ना हो जाए। यह मांग कांग्रेस पार्टी की है और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा। उस पत्र में भी ये मांग की गई और जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं हरियाणा के, उसे लेकर सवाल उठाए गए हैं। लेकिन उस पत्र का, जयराम रमेश के उस पत्र का चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वो भी देखने लायक है। उस जवाब को अगर एक बार हम स्क्रीन पर लाएं और उसको देखें, इसको फुल स्क्रीन पर लाने की कोशिश करेंगे, किस तरह का जवाब दिया है चुनाव आयोग ने। और पूरी तरह से जो चीजें सामने दिख रही थी, जो आरोप तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग को दे रही है, उन सारे आरोपों को एक झटके में चुनाव आयोग ने खारिज करने की कोशिश की है। चुनाव आयोग ने लिखा है कि कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और जो आयोग की वेबसाइट पर हरियाणा विधानसभा निर्वाचन 2024 के परिणामों के अद्यतनीकरण के अबोधगम्य रूप से धीमे पड़ने के अद्यतन के संबंध में, चुनाव आयोग की भाषा है ये, मैं नहीं इसको बोल रहा हूं, उनके पत्र को हूबहू आपको पढ़कर सुना रहा हूं। आपकी समझ में जितना आएगा लगभग उतना ही मेरी समझ में भी आ रहा है। आपके ज्ञापन संख्या ये इस संबंध में, यानी उनके पत्र का हवाला देते हुए वो कह रहे हैं कि आयोग ने पाया है कि पहले भी 4 जून 2024 को साधारण निर्वाचन 2024 के संबंध में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा किंचित इसी प्रकार का मुद्दा उठाया गया था जो निराधार था और आयोग द्वारा खारिज कर दिया गया था। आयोग ने साफ साफ जवाब दिया था कि मतों की गणना, निर्वाचनों का संचालन नियम 60 के अनुसार नामोदिष्ट मतगणना केंद्रों पर और प्राधिकारियों द्वारा सांविधिक एवं विनियामक व्यवस्था का पालन करते हुए की जा रही है। यानी उन्होंने कहा कि आपने जो भी आरोप लगाए, ये आरोप आपने लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भी लगाए थे, वो सारे आरोप निराधार हैं। लेकिन अमलेंदु जी जो आरोप लगाए गए, लगभग 5 करोड़ वोट्स का हेरा फेरी करने का आयोग ने लगभग 2 हफ्ते बाद जब अपडेट किया, उसमें और शुरुआती दौर में जो वोट थे उनमें करोड़ों वोटों का अंतर पाया गया। ये छोटी मोटी धांधली नहीं हो सकती है या छोटा मोटा आरोप नहीं हो सकता है, बड़ा आरोप हो सकता है। ये वोट कहां, कैसे ये बढ़ गए, इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन आरोप को कह रहा है चुनाव आयोग की निराधार है। यानी उसको सारे आरोप निराधार लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं, कैसे आप उसको निराधार साबित कर रहे हैं, ये कोई तर्क नहीं दिया गया है। जो लोकसभा चुनाव का वो जिक्र कर रहे हैं, आखिर लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया केवल निराधार बताने के?
केवल निराधार था, कोई जवाब नहीं दिया समीर जी। एक तो पहले और दूसरे चरण की ही 7 दिन के बाद अपडेट किया गया, और फिर जब चौथे चरण के बाद जब काफ़ी हल्ला मचा तो फिर आखिरी चरण में भी जो है किस तरीके से वोट एकदम से बढ़ गए ये देखने में आया। हरियाणा के चुनाव में भी वोट जो थे वो आखिर में एक पहले मालूम पड़ रहा था 61% मतदान हो रहा, फिर मालूम पड़ा 68% हो गया। तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। दूसरा बात ये है कि कांग्रेस का ये जो गया प्रतिनिधिमंडल समीर जी, जब पहले ही सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है कि 45 दिनों तक सारी ईवीएम सुरक्षित रखनी होंगी, तो ये कहने का क्या तात्पर्य है कि साहब सुरक्षित रखिए? वो सुरक्षित तो रखनी पड़ेंगी, उसकी मजबूरी है। आप मांग कीजिए कि जिसकी आपको जांच करवानी है आप करवाइए जांच की, आपको ये करनी पड़ेगी, उसकी बाध्यता है चुनाव आयोग की। मुझे लगता है कि चुनाव ये कांग्रेस पार्टी का कहना ये होगा कि इनको 45 दिनों के बाद भी अगर जांच पूरी नहीं होती उनको तब तक सुरक्षित रखिए। हाँ, नहीं उनका कहने नहीं, जिन पे आपत्ति हो जाएगी उनको तो रखना ही पड़ेगा, उनको 45 दिन के बाद भी रखना पड़ेगा, और यहाँ तक कि वो जो सिंबल लोडिंग यूनिट है उसको भी रखना पड़ेगा, और कंप्यूटर भी रखना पड़ेगा जी, ये सब रखना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले आ चुका है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी लोगों को जाना चाहिए, जो लोग ईवीएम के मसले को लेकर गए थे वो लोग भी जाएं कि भाई आपने 2019 की याचिका 2024 में सुनी, इंटरिम आदेश दिया कि साहब हम बीच चुनाव में, लोकसभा चुनाव हो चुका, 19 का भी 24 का भी, दो चुनाव हो चुके, अब तो इसको कम से कम पूरा कर दीजिए, आप सुन लीजिए इसको मसले को। बिल्कुल, और नए तरह के आरोप आ रहे हैं, क्योंकि ये जो चार्जिंग वाला मामला है मुझे लग रहा है कि ये पहली बार आया है। इसके पहले इस तरह के आरोप आते थे कि बटन कोई दबाई जा रही है और वोट किसी को निकल रहा है। इस तरीके के आरोप आए थे और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कह दिया इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई, जबकि इस तरह की घटनाएं हुई थी। एक दो नहीं, हर मुझे लगता है कि कोई राज्य नहीं होगा जहां से इस तरह की नहीं आए। यहां तक कि भाजपा शासित राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं, बीजेपी के नेताओं ने शिकायतें की, बीजेपी के नेताओं ने शिकायतें की। समीर जी, और वो जो भिंड का एक था उपचुनाव के समय जो हुआ था, वहाँ की जो रिटर्निंग अफसर थी वो पत्रकारों को धमका रही थी कि जो सारे वोट जो है मशीन खराब है, सारे वोट बीजेपी को ही जा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। और चुनाव आयोग ने कह दिया कि इस तरीका कुछ नहीं है। फिर ये कहा गया कि साहब वो जो होती भी ये घटना वो ये होती है कि जो मॉकपोल डाटा होता है वो डिलीट नहीं हो पाता है। तो यहाँ शिकायतें यही आ रही कि मॉकपोल डाटा डिलीट नहीं हुआ बहुत सी मशीनों में, जिन पे शिकायतें आ रही हैं। ये तो कांग्रेस के जो कई प्रत्याशी हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि मॉकपोल डाटा डिलीट नहीं किया गया। जो खुद जो 32 वोट से हारे हैं वो ब्रजेंद्र सिंह, वो भी कह रहे हैं कि मॉकपोल डाटा मशीनों में डिलीट नहीं किया गया जी। तो ये बहुत सी जगहों पे हुआ है, तो बहुत सी जगहों पे हुआ है। और ये जो चार्जिंग का सवाल है, ये सवाल उठा रहे हैं इस तरह की धांधली का कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो स्ट्रांग रूम में बंद रही 3 दिनों तक और उसके पहले उन पे वोटिंग हुई, उनका इस्तेमाल हुआ। ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि उनका जो चार्जिंग लेवल है ज़रा भी कम नहीं हुआ। और ठीक है, एक बार इसको मान भी लिया जाए कि वो चार्जिंग लेवल कम नहीं हुआ, 99% ही रही, तो आखिर वो सारी मशीनें जो 99% चार्ज हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट कैसे दे सकती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी उनकी जब गिनती हो रही है तो उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के वोट दिख रहे हैं। एक बार सुनते गए हैं जब प्रतिनिधिमंडल में गए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, चूंकि सारी शिकायतें जो प्रत्याशी हैं तमाम लोग सबसे पहले उन्हीं को शिकायतें उन्होंने बताई, और सुबह से ही जब काउंटिंग की शुरुआत हुई, जब हम आपको बता रहे हैं कि जिस वक्त काउंटिंग की शुरुआत हुई लगभग 2 घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी महज 10-12 सीटों पर लीड कर रही थी, आगे चल रही थी। 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी। उस वक्त यह शिकायत तब की गई कि भारतीय जनता पार्टी को वो मशीनें वोट दे रही हैं जहां पर जो 99% चार्ज है। एक बार उदय भान के आरोपों को सुनते हैं, जो आरोप लेकर ये लोग चुनाव आयोग गए थे। क्या कह रहे हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान? जिस तरह से पवन खेड़ा जी ने बताया, सारा इलेक्शन कमीशन के सामने सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है। और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। और जो 99%, 95%, 90 से जो अबव हैं उनमें सबसे ज़्यादा उनमें ही बीजेपी का सहारा हुआ है। जहाँ 60 और 70% है वहाँ पे ये नहीं जीत रहे। तो ये एक पूरा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये कारण क्या है और ये 99% कैसे बैटरी चार्ज हो गई। जब पूरा दिन बैटरी इस्तेमाल होती है, कोई भी आप मोबाइल के रखें तो पूरा दिन आप रखोगे तो वो निश्चित तौर से वो डाउन होगी। 99% नहीं हो सकती किसी भी सूरत में।
ये पूरा संदेह का कारण बना हुआ है। उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है, इलेक्शन कमीशन की ये साख का भी सवाल है, इस चीज़ को क्लियर करें कि क्या कारण है, और हमें पूरे जनता के समक्ष इस बात को रखें कि इसका क्या कारण है। ये पूरा संदेह का, और वीवीपैट की पर्चियां मिलान करने के लिए आरओ को बहुत सारी विधानसभा में कहा गया, लेकिन आरओ ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और वीवीपैट की पर्चियां नहीं मिलाई उसे मशीन के साथ में। एक ये बहुत बड़ा कारण है कि वीवीपैट की पर्चियां हम ये चाहते हैं, हमने कहा कि वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो ये हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान हैं, जब प्रतिनिधिमंडल के साथ ये भी गए थे चुनाव आयोग से मिलने। आरोप है कि जो 99%, यानी ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा संदेह यही है कि 99% चार्ज मशीनें जो थीं वो केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट कैसे दे रही थी, और हमारी तमाम शिकायतों के बावजूद कई मतदान केंद्रों पर हमने शिकायतें की कि हमको वीवीपैट पर्चियों से उनका मिलान कराया जाए, लेकिन हमारी मांग को आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर जो मतदान अधिकारी हैं उन्होंने स्वीकार नहीं किया इन चीज़ों को। यही सारी शिकायतें लेकर ये लोग चुनाव आयोग के पास गए थे। और ये बड़ा सवाल है। उदय भान एक बात और कह रहे थे अमलेंदु जी, उस बात का जिक्र कर रहे हैं जो मतदान के बाद और मतगणना के ठीक पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनका बयान आया कि हम चुनाव जीत रहे हैं। सारे एग्जिट पोल बता रहे थे, सारे सर्वेक्षण बता रहे थे, सारे विश्लेषण बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हार नहीं रही है, बल्कि 15, 20, 25 सीटों से ज्यादा नहीं पा रही है। लेकिन उस समय उनका यह दावा था कि हम जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं और हमने सारा इंतजाम कर लिया है। इस बात का जिक्र उदय भान कर रहे हैं, और इस बात का जिक्र उन्होंने चुनाव आयोग के सामने भी किया, चिट्ठी में भी किया है, जिस चिट्ठी को चुनाव आयोग कह रहा है कि ये बेबुनियाद आरोप है, इनका कोई आधार नहीं है। उसको वो लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहा है, जिस पर अभी तक स्पष्टीकरण चुनाव आयोग नहीं दे पाया। जी बिल्कुल, अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और फिर कहा उसने कांग्रेस से कि आप आकर मिलिए, तो मिला प्रतिनिधिमंडल उसने दिया है, और 48 घंटे में उन्होंने और भी देने की बात कही है कि और हम सबूत देंगे कहाँ कहाँ हैं। तो ये सबूत दिए जा चुके हैं। अब देखना ये कि चुनाव आयोग इन सबूतों पर करता क्या है। देखिए, प्रतिष्ठा चुनाव आयोग की अब दांव पे लगी हुई है, क्योंकि ये 70 सालों में पहली बार हुआ है कि किसी बड़े राजनीतिक दल ने, राष्ट्रीय दल ने चुनाव के परिणाम जो है उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा है कि ये चुनाव परिणाम हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, और चुनाव आयोग को ये साबित करना है कि वो सिर्फ निष्पक्ष है ही नहीं, बल्कि निष्पक्ष काम करता भी है, ये उसको बताना है। हालांकि बहुत से आरोप हैं, वो कितना निष्पक्ष है कितना नहीं है वो एक लंबी बहस का मसला हो सकता है। लेकिन ईवीएम मशीनों को लेकर जिस तरीके के सवाल उठे हैं और उस पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के बचाव में खड़े दिखाई दिए समीर जी, उससे ये साफ हो गया कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या कोई दुरभिसंधि है। ये सवाल उठना शुरू हुआ, चूंकि प्रधानमंत्री ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, चुनाव आयोग की चिट्ठी भी उसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल, दोनों चीजों में बहुत साम्य दिख रहा है, और आरोप का जो आधार है, ये उन चीजों इस तरह के बयानों से वो आधार और मजबूत हो जाते हैं। तो ये आरोप जो लग रहे हैं कि ईवीएम मशीनें 99% चार्ज नहीं और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही थी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि कोई भी मशीन अगर वो इस्तेमाल हो रही है, उसमें बैटरी लग रही है, तो इस्तेमाल के बाद उसमें बैटरी खर्च कैसे नहीं होगी। और दूसरी बात, और चूंकि ऐसा भी नहीं कि सारी की सारी ईवीएम मशीनें ऐसी बनाई गई हो कि जिनमें बैटरी खर्च ही नहीं हो रही हो, तो फिर सारी मशीनें वैसी होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी मशीनें ऐसी थी जहां केवल बैटरी 60-70% थी, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है। और ये सारी बातें वो अपने उनके जो मतगणना एजेंट थे उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर कह रही है। उस तरह के मतगणना एजेंट्स ने बाहर आकर मीडिया से बात की थी, उसी समय बात की थी। लेकिन इन सारी चीज़ों को चुनाव आयोग खारिज कर रहा है। पर यह बड़ा सवाल और बड़ा संदेह उत्पन्न करता है कि आखिर ये कैसे संभव है। और दूसरी बात ये कि वो 99% चार्ज मशीनें केवल भारतीय जनता पार्टी को ही वोट क्यों दे रही हैं। यह भी तो हो सकता है कि वो दूसरी पार्टियों को भी वोट दे। तो ये जो संदेह के तमाम दावे हैं, संदेह के जो तमाम आधार हैं, वो इन सारी चीज़ों को मजबूत कर रहे हैं, जिन्हें चुनाव आयोग बिल्कुल पूरी तरह से खारिज कर रहा है, खारिज करने की कोशिश कर रहा है। और एक तरह से वो आरोप एक राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर ही लगा रहा है, और उसमें तमाम तरह की उनकी बातों को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है, बिना कोई आधार बताए। और जो इंतज़ाम की बात कही जा
जा रही है। और जो अमलेंदु जी अभी कह रहे थे, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को भी सुनाएंगे कि किस तरह से चुनाव आयोग की भाषा और उनकी भाषा में साम्य दिख रहा है, एक जैसी बातें दिख रही हैं। लेकिन उससे पहले जो मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं नायब सिंह सैनी, उनका वो बयान हम ज़रूर सुनाएंगे जो उन्होंने कहा कि सारे इंतज़ाम हो चुके हैं। और ये उनका बयान, ये जो तमाम तरह के आरोप हैं, उनकी पुष्टि के लिए एक बहुत बड़ा आधार अब कांग्रेस पार्टी के लिए बन गया है और चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। पहले सुनते हैं नायब सिंह सैनी ने क्या कहा था। हाँ, देखिए 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को, हरी आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे, ये देने वाले हैं, आप देखना है जी। मैंने क्या कहा है, 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। मैंने कहा है कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं और देखिए कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला था, इसलिए हम अछूते नहीं हैं। कई सीटों पे मुकाबला में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर अपने कामों के बल के ऊपर आदरणीय मोदी जी और हमारा डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के हरियाणा के लोगों के हित में निर्णय किए हैं, वो लाजवाब निर्णय हैं। ऐसे नहीं है, लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम और लोगों को राहत देने का काम। जो कांग्रेस ने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया था, जो कांग्रेस ने लोगों को प्रताड़ित किया था कि गैस का सिलेंडर भी 4 दिन के अंदर मिलता था, 4 दिन में भी अगर अंतिम व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो अगले 4 दिन वेट करनी पड़ती थी, उससे भी राहत दिलाई है। आम गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने लाभ पहुंचाया है और उसका एक पॉजिटिव मैसेज हर समाज के अंदर है, हर वर्ग के लिए काम किया है, बिना भेदभाव के हमने काम किया है और उसी के आधार के ऊपर मैं ये बात कह रहा हूं कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। तो ये इस तरह से आत्मविश्वास दिखा रहे थे और नायब सिंह सैनी ने ये भी कहा था कि सारे इंतज़ाम हो गए हैं और ये इंतज़ाम अब कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि इसका मतलब ये जो चीज़ें हुई हैं, जो कुछ भी घटा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी नायब सिंह सैनी को थी, मुख्यमंत्री हैं वो। और वही बात अब चुनाव परिणाम के बाद दिखाई पड़ रही है कि उनका ये आत्मविश्वास कहाँ से आया। सारे दावे जो हैं वो फेल हो गए, सारी रिपोर्ट, सारे ग्राउंड रिपोर्ट, सारे जो चीज़ें परिस्थितियां वहां की थी वो सब एक तरफ हो गई और ये परिणाम कैसे आ गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है और इसी शिकायत को लेकर वो चुनाव आयोग के पास गए। चुनाव आयोग के पास जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहे। एक बार सुनेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा। लेकिन ये जो चुनाव में जो सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है धांधली को लेकर और अब हरियाणा के चुनाव को, ये बड़ी बात कही है कि वो इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर रही है। चुनाव आयोग ने इस पर अपना जवाब भी भेजा है, जिसकी चर्चा अभी हमने की। लेकिन जो ये आरोप लग रहे हैं इनको तथ्यहीन और आधारहीन भले बता रही है, लेकिन उसके पीछे वो तथ्यहीन और आधारहीन क्यों है इसका कोई जवाब चुनाव आयोग के पास अभी नहीं है। फिलहाल अभी जांच का कोई आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन इसकी क्या जांच करती है, क्या करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि जो संदिग्ध मशीनें हैं जिन पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने ये पूरी तरह से चार्ज थी जब इनकी मतगणना शुरू हुई, कैसे ये हुआ, उन सारी मशीनों को अभी सील करके रख दिया जाए ताकि इसमें किसी तरह की आगे छेड़छाड़ ना होने पाए। ये आरोप, ये मांग की है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग से मिलकर जब कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल बाहर आया तो बाहर मीडिया से बात की। उस प्रतिनिधिमंडल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक बार सुनेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं। और ये इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता रहे। चुनाव आयोग से उसके पहले जयराम रमेश ने पत्र भी दिया था और प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर भी शिकायतें की। हालांकि बाद में पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि मिले तो हम पहले भी हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब इस बार हमने तमाम तथ्य, तमाम एविडेंस उनके सामने रखे हैं। देखते हैं कि वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल सुनते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं इस मामले में। देखिए, आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सारे सर्वे ये आए थे। लेकिन ये हुआ, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है। तो डाउट क्रिएट किए हुए हैं बहुत सारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताई, कंप्लेंट है 20 के करीब है। बहुत सारी तो रिटर्न में कंप्लेंट आ गई है और वर्बली बहुत आए हैं सबके। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती की जाए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई। ऐसे कई कंप्लेंट्स हमने दी हैं और इलेक्शन कमीशन ने अश्योर किया, वो सारे कंप्लेंट देख रहे हैं और जेल तो यही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि ये बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाले परिणाम हैं। सारी रिपोर्ट, सारी जो वहाँ के समीकरण, परिस्थितियाँ, वो सारे हमारे पक्ष में थे और यहाँ तक कि जब बैलेट पेपर्स की गिनती हुई उसके बाद भी परिणाम हमारे पक्ष में थे। अचानक परिणाम कैसे चले गए? और इन सारी चीज़ों को, इन बातों की मजबूती वो ईवीएम मशीनें दे रही हैं जो 99% चार्ज थी और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और उससे भी ज्यादा नायब सिंह सैनी का वो बयान कि हमने सारा इंतजाम कर लिया है, चुनाव हम ही जीतने वाले हैं, बाकी दावे भले ही कैसे हो रहे हों, कितने बड़े दावे किए जा रहे हों। इन सारी चीज़ों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो बयान आया, एक बार हम सुनेंगे। और लगभग उसी तरह की बात चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश के पत्र के जवाब में दी है कि ये सारे आरोप आपके निराधार हैं। एक बार सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के चुनाव को लेकर क्या कहा और वो इस परिणाम को किस तरह से देख रहे हैं। जो आरोप लग रहे हैं उन पर वो किस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इन परिणामों के लिए कांग्रेस पार्टी को किस तरह से जिम्मेदार बता रहे हैं या क्या कह रहे हैं, एक बार सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के चुनाव के परिणाम को लेकर क्या कहा है। अभी कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया,
और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के चुनाव के बारे में जो परिणाम आए हैं उसके बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ के किसानों ने जो किसान कानून लाए थे उसके खिलाफ आंदोलन किया था। हालांकि आंदोलन के बाद उस कानून को वापस लेना पड़ा, लेकिन उनके कहने का मतलब ये है कि किसानों ने उन कानूनों को भी स्वीकृति दी है। अग्निपथ योजना को वहां के नौजवानों ने स्वीकृति दे दी है। और जिस तरह की बातें इन सारे मामलों पर कांग्रेस पार्टी वहां के लोगों को भड़का रही थी, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि वहां के तमाम नौजवानों की जो शिकायतें रहीं, वहां के जो दलितों की शिकायतें रहीं, वहां के जो किसानों की शिकायतें रहीं, बुजुर्गों की शिकायतें रहीं, उनको आपने तमाम रिपोर्ट्स में, डीबी लाइव में भी और दूसरी जगहों पर भी लगातार देखा होगा, सुना होगा और पढ़ा होगा। क्या वास्तव में ऐसा था कि वहां के लोगों ने अग्निपथ योजना को स्वीकार कर लिया? क्या वास्तव में ऐसा था? अब ये तो एक नए तरह के रिसर्च की बात है, शोध की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने का मतलब है, और ये अगर चुनाव के परिणाम वास्तव में ये हैं तो उससे ये साबित भी होता है। लेकिन वास्तव में ये चुनाव परिणाम हैं, अगर होते तो कांग्रेस पार्टी को, एक राष्ट्रीय पार्टी को ये न कहना पड़ता कि हम इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम इसे नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। और उस तरह क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? क्योंकि सीधे तौर पर ऐसी धांधलियां हुई हैं जो दिखाई पड़ रही हैं, और उन धांधलियों का अनुमान, उस तरह की चीजों के होने का विश्वास पार्टी के नेताओं को पहले से ही था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। इसीलिए वो बड़े आत्मविश्वास से ये सारी चीजें कह रहे थे। उदय भान ने, जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बयान का उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने कहा कि उनको शुरू से ही पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं, और बिल्कुल बाद में वो सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, परिणाम उसी तरह के आए हैं। एक बार हम फिर सुनेंगे उदय भान को, और आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी अब बड़े आंदोलन के मूड में है। कांग्रेस पार्टी का इस तरह के जो चुनाव आयोग या ईवीएम मशीनों को लेकर जो तमाम तरह के सवाल उठे हैं, वो सवाल पहले भी उठे हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने भी सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ये पहले ही कह चुके हैं, उन्होंने लोकसभा में ये बात कही थी, क्योंकि ये सवाल अक्सर उठता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तभी ईवीएम का मुद्दा उठाती हैं जब वो हारती हैं। लेकिन इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा था कि हमने 37 सीटें जीती हैं, लेकिन हम 80 की 80 सीटें भी अगर उत्तर प्रदेश में जीत जाते, हम तब भी ईवीएम का विरोध करेंगे, हमको उस पर भरोसा नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, ईवीएम पर इतना भरोसा लोग ईवीएम को नकार रहे हैं। हालांकि अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपने अंतरिम आदेश में क्लीन चिट दे दी है, लेकिन ये पुरानी याचिकाओं की सुनवाई पर उन्होंने अपना ये फैसला दिया। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है कि नए सिरे से सुनवाई करे, इस पर कुछ याचिकाएं जाएं, लेकिन जो आरोप कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा चुनाव में लगाए हैं कि पूरी तरह से मशीनें चार्ज थीं, वो इस्तेमाल होने और 3 दिन रखे रहने के बावजूद जरा भी डिस्चार्ज नहीं हुई। और ठीक है, डिस्चार्ज नहीं हुई वो अपनी जगह है, लेकिन जो मशीनें डिस्चार्ज नहीं हुई उन्होंने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया। कैसे संभव है? यही सवाल कांग्रेस पार्टी का है, और इसीलिए ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं विपक्षी दल। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे पहले इस पर विश्वास न करने की शुरुआत की थी, लेकिन अब उसके लिए वो सबसे कह लीजिए कि एक फुल प्रूफ चीज़ बन गई है। ऐसा क्यों है उसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन एक बार पहले सुनेंगे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का वो पुराना बयान जिसको उन्होंने संसद में, लोकसभा में दिया था। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे।
तो ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से विरोध किया, क्योंकि ये सवाल उठते रहते हैं कि जब जीतती है तब वो जो गठबंधन की पार्टियां हैं या विरोधी पार्टियां हैं वो उस पर सवाल उठाती हैं। लेकिन सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि उनको पहले भी उस पर भरोसा नहीं था, आज भी नहीं है, और वो सारी सीटें यूपी में जीत जाएं तब भी उस पर भरोसा नहीं करेंगे। उसको हटाने के लिए उसके लिए वो लड़ते रहेंगे। और अब ऐसा लग रहा है कि इस पर इंडिया गठबंधन एक बड़े आंदोलन के मूड में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से तमाम दावों सबूतों के साथ बार बार चुनाव आयोग का रुख कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, और अभी 48 घंटे का उन्होंने समय लिया है कि सारे विधानसभा क्षेत्रों से जहां जहां से ये शिकायतें आई हैं इन सारे सबूतों को इकट्ठा करके अभी और सबूत उसके पास पहुंचाए जाएंगे। उसके बाद अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है, या फिर इंडिया गठबंधन के नेता घटक दल इसके लिए जमीन पर संघर्ष करेंगे। हाँ बिल्कुल समीर जी, देखिए ज़मीन पे संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। चुनाव आयोग अगर बात मान लेता है अच्छी बात है, मान लिया अगर, और चूंकि आरोप गंभीर है और सबूत पेश कर रही है कांग्रेस की, हम सबूत दे रहे हैं, मतलब हवा में बातें नहीं की जा रही हैं, सबूतों के साथ बातें की जा रही हैं। कॉन्स्टेंसी वाइज, पोलिंग बूथ वाइज बताया जा रहा है, किन किन मशीनों में गड़बड़ी हुई वो सब बताया जा रहा है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो इस पे चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता है तो फिर जाहिर सी बात है कि जो संवैधानिक रास्ते हैं, जो न्यायिक रास्ते हैं उनको अपनाना चाहिए, जन आंदोलन का रास्ता अपनाना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन ये किसी भी तरीके से मामला अब छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से पहले बात उठती रही है, और कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में ही ईवीएम मशीनों को लेकर के प्रस्ताव पारित किया था, तो उनसे फिर अब हटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि साहब चुनाव हुआ तो ईवीएम पे बात हुई फिर आप हट गए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय भी बात हुई थी ईवीएम पर, और फिर खामोश हो गए। उसके बाद और फिर लोकसभा चुनाव आ गया, लोकसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, चलिए ठीक है, उस पर जो भी कुछ कार्रवाई वो हुई। लेकिन अब जो है, अगर आप हरियाणा के बाद भी अगर छोड़ देते हैं तो फिर ये चीज़ें खतरनाक होंगी, और ये पूरे लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। चूँकि ये देखिए समीर जी, ये सिर्फ एक मशीनों से छेड़छाड़ का मसला नहीं है, ये अगर मशीनों से कोई छेड़छाड़ हो रही है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये लोकतंत्र के साथ खतरा है। जैसा कि बीजेपी के ही प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य जीएमएल नरसिम्हा राव की किताब जो है डेमोक्रेसी एट रिस्क कहती है ईवीएम मशीनों को लेकर के कि डेमोक्रेसी पे रिस्क है, तो वास्तव में डेमोक्रेसी पे ही रिस्क है। बीजेपी खुद कह चुकी है इस बात को। ये लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद भी अगर इस पर ये बना हुआ है ईवीएम पर, क्यों भरोसा इस पर है, कोई कारण नहीं है। बहुत ही सवाल लगातार इस पर उठ रहे हैं। और एक बात और आपको बताएं कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल अब इस मुद्दे पर एकजुट हैं और इसे लेकर किसी बड़े आंदोलन की राह पर वो दिखाई पड़ रहे हैं। अभी देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन जो प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस पार्टी का मिला है उस पर क्या जवाब वो देता है, किस तरह से उसके जवाब से पार्टी खुश होती है, इत्तेफाक रखती है, नहीं रखती है। लेकिन अब यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया गठबंधन में हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बाद, परिणाम के बाद यह कहा जाने लगा, प्रचारित किया जाने लगा कि अब उसमें दरार पड़ती दिख रही है। इस दरार पड़ती दिख रही है के सिलसिले में अखिलेश यादव ने जो उपचुनाव के लिए 6 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली उसके लिए कहा जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, पूरी तरह से एकजुट है, और हर राज्य में वो उसी एकजुटता से चुनाव लड़ेगा जैसा कि लोकसभा चुनाव लड़ा गया था। और जहां तक ये उपचुनाव की बात है तो उपचुनाव के सीटों की घोषणा समाजवादी पार्टी को करनी ही थी, और यह भी कह दिया गया था कि वो इन्हीं दिनों में यानी नवरात्र के दिनों में करेंगे। इसलिए उन्होंने कल सुबह एक लिस्ट निकाली जिसमें 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वो 6 उम्मीदवार उन सीटों पर है जहां गठबंधन में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी भी, फिर भी वहां समाजवादी पार्टी के ही लड़ने की संभावना थी। जहां तक 10 सीटों पे उपचुनाव की बात है तो कांग्रेस पार्टी का दावा वहां पर 2 सीटों से ज्यादा का नहीं लगता है, और ये दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2 सीटें कम से कम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाएगा। 2-3 बीच में जो भी हो, लेकिन साफ तौर पर अखिलेश यादव ने उन आशंकाओं को, या कह लीजिए कि उन जानबूझकर उन खबरों को जो चलाई जा रही हैं उनका खंडन किया है कि इंडिया गठबंधन में किसी तरह की दरार है। अब अमलेंदु जी, इस बात की तो खबर पहले से ही थी कि इन्हीं 1-2 दिनों में, अब चूंकि परिणाम अभी चुनाव परिणाम के बाद ये भी था कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा होनी है। अब आज या कल भर में उसकी भी शायद घोषणा हो जाए, पूरी उम्मीद है। इन्हीं के साथ उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटें हैं जहां बाई इलेक्शन होने हैं उनकी घोषणा होनी थी, तो उसके पहले टिकट
का बंटवारा करना ही था, यानी टिकटों की घोषणा करनी थी। वो एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन उसे जिस तरह से इंडिया गठबंधन में दरार के रूप में देखा जा रहा है, तो अखिलेश यादव ने उसको पूरी तरह से खारिज किया है। बिल्कुल अखिलेश यादव ने खारिज किया, और ये साफ बात समझिए, जो 6 सीटों की उन्होंने घोषणा की है वो सारी वो 6 सीटें हैं जहां उनके विधायक थे वो सांसद बन गए। बिल्कुल। तो उन सीटों पर जाहिर सी बात है कि वो अगर समझौता है तो समझौते में वो सीटें किसी दूसरे को नहीं मिलेंगी। भाई सिटिंग सीटें कैसे किसी दूसरे को मिल जाएंगी, तो बाकी 4 सीटों पर होगा उनका फैसला, वो छोड़ी गई हैं, उस पर बातचीत होगी। तो ये उन्होंने ऐलान कर दिया। दूसरा, महाराष्ट्र में भी जो है इंडिया गठबंधन बिल्कुल एकजुट है, वहाँ भी सबके बयान आ चुके कि यहाँ एकजुट है। हरियाणा की बातें दूसरी थी, जो हालांकि वहाँ हमलावर हुए कांग्रेस के ऊपर सहयोगी दल जो थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो वहाँ की जो कमजोरियाँ हैं वो कांग्रेस अपना इंटरोस्पेक्ट करेगी कि क्या कमियाँ वहाँ रहीं। कुल मिलाकर समीर जी ये है कि मामला कांग्रेस की कमजोरियों का नहीं है, ये कमजोरियों की बातें तो सब असली मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए है कि ताकि ईवीएम मशीनों पर ध्यान ना जाने पाए और चुनाव आयोग को क्लीन चिट मिल जाए, इसके लिए ये सब बातें की जा रही हैं। और मीडिया अपना काम कर रहा है, वो जो उसे करना चाहिए बीजेपी के समर्थन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अगर चुनाव आयोग के समर्थन में खड़े हो जाते हैं और चुनाव आयोग के समर्थन में बयान देते हैं कि ये लोग चुनाव आयोग को भी बदनाम कर रहे हैं सर, इस तरह की बातें अगर प्रधानमंत्री करते हैं तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो आरोप कहीं ना कहीं सच साबित होते हैं फिर। वरना प्रधानमंत्री को चुनाव आयोग की चिंता क्यों होने लगी? प्रधानमंत्री चिंता करें, बीजेपी की चिंता करें, प्रधानमंत्री चिंता करें तो नायब सिंह सैनी की चिंता करें, मनोहर लाल खट्टर की चिंता करें, अमित शाह की चिंता करें। प्रधानमंत्री को चुनाव आयोग की चिंता क्यों होनी चाहिए? चुनाव आयोग सक्षम है, संवैधानिक संस्था है, वो अपने ऊपर जो उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनका जवाब देने के लिए सक्षम है। चिट्ठी वो अच्छी लिख सकता है बीजेपी की भाषा में जैसी वो लिख के दे रहा है, तो प्रधानमंत्री को इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए चुनाव आयोग की? तो ये कोई दुरभिसंधि की ओर इशारा भी करता है, और प्रधानमंत्री ने साफ इशारा दे दिया है कि बीजेपी का चुनाव आयोग के साथ क्या कोई समझौता है? प्रधानमंत्री इसकी हामी भर रहे हैं क्या जो चुनाव आयोग के समर्थन में बात कर रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल उठना अब शुरू हो गए समीर जी। बिल्कुल, और ये जो इंडिया गठबंधन के बीच दरार की खबरें हैं, तो बड़ा बयान है अखिलेश यादव का कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेंगे, यानी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। और उसी एकजुटता के साथ यहाँ विधानसभा का उपचुनाव भी लड़ा जाएगा, जिस एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा गया था। और इस मुद्दे पर भी ये सभी पार्टियां इंडिया गठबंधन की एकजुट दिख रही हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग में लगातार दस्तक दे रही है, शिकायत कर रही है, तमाम आंकड़े वो सौंप रही है। 48 घंटे के भीतर वो 20 विधानसभा क्षेत्रों की उन तमाम गड़बड़ियों की शिकायतें उसको दस्तावेजों के साथ सौंपने जा रहा है। जहां जहां हरियाणा में धांधली हुई थी, ईवीएम मशीनें पूरी तरह से चार्ज दिख रही थी, और इसको लेकर उसे इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन पूरी तरह से मिला हुआ है। अखिलेश यादव तो पहले ही इसके लिए कह चुके हैं, और गठबंधन के दूसरे दलों ने भी ईवीएम को लेकर बार बार सवाल उठाए हैं। अब कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन इसे लेकर अब एक बड़े आंदोलन के मूड में दिखाई पड़ रहा है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात उदय भान ने की। उदय भान जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और चूंकि उन्हें ही सबसे पहले इन गड़बड़ियों की जानकारी मिली, उनके तमाम जो मतगणना एजेंट थे उन लोगों ने फील्ड से जहां वो मौजूद थे वहां ईवीएम की गड़बड़ियों को देखकर उन्होंने शिकायतें की, और उन्होंने उन शिकायतों को चुनाव आयोग तक पहुंचाया, अपने पार्टी के नेताओं तक पहुंचाया। चुनाव आयोग ने फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया, और ये भी है कि वीवीपैट मशीनों से मिलान करने की मांग की गई, लेकिन उस मांग को भी वहां जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, मतदान अधिकारी थे, मतगणना अधिकारी थे, उन्होंने उसको नकार दिया, अस्वीकार कर दिया। एक बार सुनते हैं उदय भान की क्या शिकायत है और किस तरह से वो आरोप ये लगा रहे हैं, और इन आरोपों को किस तरह से वो नायब सिंह सैनी के मतगणना से 2 दिन पहले के बयान को जोड़ रहे हैं। जिस तरह से पवन खेड़ा जी ने बताया, सारा इलेक्शन कमीशन के सामने सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है, और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। और जो 99%, 95%, 90 से जो अबव हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उनमें ही बीजेपी का सारा हुआ है।
जहाँ 60 और 70% है वहाँ पे ये नहीं जीत रहे। तो ये एक पूरा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये कारण क्या है और ये 99% कैसे बैटरी चार्ज हो गई। जब पूरा दिन बैटरी इस्तेमाल होती है, कोई भी आप मोबाइल के रखें तो पूरा दिन आप रखोगे तो वो निश्चित तौर से वो डाउन होगी, 99% नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। ये पूरा संदेह का कारण बना हुआ है। उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है, इलेक्शन कमीशन की ये साख का भी सवाल है, इस चीज़ को क्लियर करें कि क्या कारण है और हमें पूरे जनता के समक्ष इस बात को रखें कि इसका क्या कारण है। ये पूरा संदेह का और वीवीपैट की पर्चियां मिलान करने के लिए आरओ को बहुत सारी विधानसभा में कहा गया, लेकिन आरओ ने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और वीवीपैट की पर्चियां नहीं मिलाई उस मशीन के साथ में। एक ये बहुत बड़ा कारण है कि वीवीपैट की पर्चियां हम ये चाहते हैं, हमने कहा है कि वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो सीधे तौर पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं, आपने सुना कि वीवीपैट मशीनों से मिलान की मांग की गई, जो कि ये कई मशीनों में जो 99% चार्ज थी वो बीजेपी को वोट दे रही थी, उसके लिए वीवीपैट मशीनों से वीवीपैट पर्चियों की मिलान की मांग की गई, लेकिन उस मांग को खारिज कर दिया गया। और ये इस तरह की घटना एक जगह नहीं, एक मशीन के साथ नहीं, सैकड़ों मशीनों के साथ हुई और कम से कम 20 विधानसभा सीटों से ऐसी शिकायतें आई हैं जिनके सबूत जुटाकर कांग्रेस पार्टी अब चुनाव आयोग को देने जा रही है। कई जगहों के सबूत दे भी दिए गए हैं और कई जगह के अभी वहां के स्थानीय नेताओं जो वहां पे मतगणना एजेंट थे पार्टी के, उनके जरिए जुटाने की कोशिश हो रही है, जिसको 48 घंटे के भीतर यानी अगले 1-2 दिन के भीतर उसको चुनाव आयोग को सौंप दिया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग इस पर इन सारी शिकायतों पर जिस तरह से बेरुखी दिखा रहा है, जिस तरह से वो सारे आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दे रहा है, वो एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और गंभीर मुद्दा इसलिए भी है कि चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो दोनों लोग बिल्कुल एक जैसी बातें कर रहे हैं। एक बार चुनाव आयोग के उस पत्र को फिर देखेंगे जो उन्होंने जयराम रमेश के पत्र के जवाब में लिखा है, लोकसभा चुनाव के परिणाम से भी जोड़कर देखा है। और अमलेंदु जी, लोकसभा चुनाव के परिणाम भी संदेह के दायरे में है, कोई पुख्ता उस पर स्पष्टीकरण चुनाव आयोग अब तक नहीं दे पाया है। और एडीआर ने भी रिपोर्ट जारी की है और वॉइस फॉर डेमोक्रेसी उसने तो बाकायदा 79 सीट्स का डाटा जारी किया है कि किस तरीके से वहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं 79 सीट्स पे। तो यानी 79 सीट्स अगर 240 से आप कम कर दीजिए समीर, तो देखिए भाजपा कहाँ जाके ठहरती है। यानी वो 140 के आसपास ही जाकर के फिर ठहरेगी, जो हम लोग लगातार चुनाव के बीच बात कर रहे थे। तो अब ये तो जांच कराना ना कराना, ये तो बहुत सारे इसके तकनीकी पक्ष हैं, लेकिन आरोप जो लग रहे हैं उस पर चुनाव आयोग को कोई सफाई अभी तक नहीं है। और वही पुरानी बातें जो अब तक दोहराता रहा है। अब जो उसने लिखा है, अपना जो जवाब दिया है, तो वो जवाब जो दिया है जयराम रमेश को, वो साफ तौर पर लग रहा है कि किसी भाजपा के कार्यालय से ये पत्र जो शायद तैयार होकर आया है और किसी ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं चुनाव आयोग के अधिकारी ने, ये समझा जा सकता है इस तरीके से जो किया गया है। कोई एसबी जोशी हैं, प्रधान सचिव हैं, जो उनके हस्ताक्षर से आया है और वो लिख रहे हैं कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 25 चक्रों की मतगणना प्रत्येक 5 मिनट पर अपडेट की जा रही है, जो त्वरित रूप से मतगणना प्रक्रिया के प्रचार प्रसार को सिद्ध करता है। यानी सिद्ध भी कर दिया, प्रमेय सिद्ध कर दी। जो खुद आयोग की वेबसाइट घंटों अपडेट नहीं हो पाई थी, घंटों अपडेट क्या, घंटों हिल ही नहीं रही थी। हम लोग लगातार रिफ्रेश करते थे कि जब सब जगह देखा कि भाई सारे चैनल्स जो हैं वो अब अपना सोर्सेज से कोई बता ही नहीं रहा है, सब उसी पे जब डिपेंड करते हैं, तो हमारे यहाँ भी सवाल उठने लगे कि आप कुछ दिखा रहे हैं, दूसरे कुछ दिखा रहे हैं। तो हमने कहा चलो भाई हम भी फिर चुनाव आयोग को दिखाते हैं। अब चुनाव आयोग को हम भी घंटों तक रिफ्रेश कर रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा। उसके बाद भी वो जवाब क्या दे रहे हैं, उसके जो आखिरी पैराग्राफ है वो हम पढ़ के बताते हैं कि उपर्युक्त के दृष्टिगत मुझे ये बताने का निर्देश दिया गया है कि आयोग आपके द्वारा गैर जिम्मेदाराना, निराधार और अपुष्ट दुर्भावनापूर्ण वृत्तांतों को लुक छिपकर विश्वास योग्य बनाने के प्रयास को स्पष्ट रूप से खारिज कर देता है। यह एक संवैधानिक संस्था के एक बड़े अफसर का, यानी वो प्रधान सचिव है, उनके जरिए दिया गया है। वो चूंकि ये बयान वो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से दे रहे हैं, इस तरह की भाषा का
इस्तेमाल करते हुए दिया गया है। ये बिल्कुल जैसे लग रहा है कि राजनीतिक दल के किसी नेता को कोई राजनीतिक दल का नेता ये बयान दे रहा हो, ये स्पष्टीकरण दे रहा हो, उनके आरोपों का जवाब दे रहा हो। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेता जो शिकायतों को लेकर बाद में पहुंचे भी चुनाव आयोग के पास, जिन सबूतों की बात वो कर रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी लोग वहां जो इस तरह से बता रहे हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए आखिर ये क्यों ना संदेह किया जाए, क्या संदेह नहीं होता है कि इसमें ये कोई न कोई गड़बड़ी है। क्योंकि गड़बड़ी का केवल एक लेवल नहीं है, गड़बड़ी के कई लेवल दिखाई पड़ रहे हैं और उनको सिर्फ इस आधार पर नहीं खारिज किया जा सकता कि पार्टी चुनाव हार गई है इसलिए वो शिकायत कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना था कि जब उन्होंने ये शिकायत तब की जब वो जीतते हुए दिख रहे थे, और जीतते हुए नहीं, बड़े गैप के साथ जीतते हुए, यानी 70 सीटों पर वो आगे थे। 90 सदस्यीय विधानसभा में 70 सीटों पर जिस समय मतगणना में वो आगे चल रहे थे, ये शिकायतें उन्होंने तब की थी। तो इस तरह की शिकायतों को लेकर जब वो चुनाव आयोग में जा रहे हैं, वीवीपैट पर्चियों की वो मांग कर रहे हैं कि उसका मिलान किया जाए, उसकी मिलान नहीं की जा रही है, उस मांग को खारिज कर दिया जा रहा है जो मतगणना अधिकारी हैं, तो फिर आखिर ऐसा सब क्यों हो रहा है। और दूसरी ओर जो घंटों वहां पर खुद चुनाव आयोग की वेबसाइट अपडेट नहीं हो रही है, जो आंकड़ा 11-12 बजे दिया जा रहा है वही शाम 3 बजे 4 बजे तक वही मौजूद है। तो आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि उसी समय जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के भी परिणाम, मतगणना हो रही थी, उसके परिणाम सारे अपडेट हो रहे थे। उसका वो तुरंत अपडेट हो रहा था और बिल्कुल सही अपडेट हो रहा था। यानी जहां बीजेपी को कोई आशा नहीं है वहां सब कुछ हो रहा था, और जहां सब कुछ किया जा सकता है, जो नायब सिंह सैनी कह रहे थे सारा इंतजाम कर लिया गया है, तो सारे जहां इंतजाम हो गए थे वहां वेबसाइट हिल ही नहीं रही थी। और ये तो जो है वो जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया था कि भाई घंटों से जो है ये अपडेट नहीं हो रही है वेबसाइट, उसी समय अपडेट किया था बीच में ही कि ये घंटों से अपडेट नहीं हो रही है और सारे टीवी चैनल जो इसी का डाटा दे रहे हैं, तो इसको आप अपडेट कीजिए। तो ये माहौल बनाने का प्रयास, तो माहौल बनाने का प्रयास भी किया गया। 3 सीटें तो जो ऐसी हैं समीर जी, जो मतलब लगभग 30 वोटों के आसपास जो जीती है बीजेपी, तय हुआ। और उसमें एक जो ब्रजेंद्र सिंह है, जो वो तो खुला आरोप लगा रहे हैं कि जो मॉक पोल का डाटा होता है वो मशीनों से डिलीट नहीं किया गया। तो अगर मॉक पोल का डाटा मशीनों में है तो जाहिर सी बात है कि फिर ये किसी भी तरीके से कुछ हो सकता है जी। तो और ये अब जो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पवन खेड़ा, ये पूरे सारे लोग प्रतिनिधिमंडल में मौजूद थे। इन्होंने अपनी बात रखी और यही आरोप है कि ये किस तरह से ऐसा हो सकता है। चुनाव आयोग के लिए अब एक बड़ी चुनौती है, वो इसका कैसे जवाब देगा। खारिज भले कर रहा है इन आरोपों को, लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन इस मामले को लेकर एक आंदोलन के मूड में है, जन आंदोलन के मूड में है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए एक मुश्किल घड़ी आने वाली है। अब इस तरह से लगता नहीं है हम लेंदु जी कि इसको नकार देंगे, जैसे नकार रहे हैं। जो पत्र की भाषा हम देख रहे हैं कि गैर जिम्मेदाराना है, और क्या क्या उन्होंने अपने इस पत्र में कहा है, वो सारे शब्दों का जिस तरह से इस्तेमाल करके एक पत्र लिखकर उसको नकार दे रहे हैं। अब लगता नहीं कि अगर इस मामले पर विपक्षी पार्टियां, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता अगर सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, तो उसको भी इस तरह से खारिज कर दिया जाएगा। देखिए, आंदोलन को आसानी से खारिज नहीं किए जाते हैं समीर जी, और आंदोलन अगर होते हैं तो फिर उनके कुछ ना कुछ परिणाम निकलते हैं। और मुझे लगता है कि ये मसला बिना आंदोलन के हल होने वाला नहीं है। बाकी जो भी प्रक्रिया अपनानी है विपक्षी दलों को वो अपनाए, लेकिन इस पर एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और जनता को साथ लेकर जो है वो करना पड़ेगा कि ये जिस तरीके से किया जा रहा है ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जो अब आरोप लग रहे हैं समीर जी, उससे तो ये कहा जा सकता है कि ना केंद्र में बनी हुई सरकार और ना हरियाणा में बनी हुई सरकार ये जनादेश से बनी हुई सरकारें नहीं हैं। ये अब जो है वो आरोप लग रहे हैं। तो अगर ये इस तरीके के आरोप हैं तो मुझे लगता है कि इसके लिए तो मोदी जी को चुनाव आयोग के समर्थन में खड़े होने के बजाय चुनाव आयोग से कहना चाहिए था कि भाई आप अपनी सफाई दीजिए, आपकी वजह से हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि हमारी सरकार जो है ठीक से नहीं बनी है, गड़बड़ी से बनी है। अगर आपने कुछ गड़बड़ियाँ की हैं, नहीं की हैं, तो आप इस पर सफाई दीजिए। मोदी जी तो खुद समर्थन में खड़े हो गए चुनाव आयोग के जी। तो यानी जो आरोप लग रहे थे आप उन आरोपों को पुष्ट करने लग गए। ऐसे में मोदी जी को चाहिए था कि वो कहते कि भाई चुनाव आयोग साहब, आप जो हैं अपनी प्रतिष्ठा, आपकी धूमिल हो रही है, आरोप लग रहे हैं और आपकी वजह से बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, तो आप अपनी चीज़ें दुरुस्त कीजिए। ये ना कह के वो खड़े हो गए चुनाव आयोग के समर्थन में।
जी बिल्कुल। और इस पे आरोप में जो सबसे जो चुनाव ये कह लीजिए कि जो ईवीएम मशीनों के समर्थक हैं उनका जो सबसे बड़ा तर्क होता है वो ये होता है कि हारने के बाद ही विपक्षी दल चुनाव आयोग पर या ईवीएम मशीनों पर संदेह जताते हैं। ऐसा नहीं है। पहली बात तो हरियाणा चुनाव के संदर्भ में भी कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने तब शिकायतें की जब वो चुनाव जीत रहे थे, बड़े मार्जिन से जीत रहे थे, 70 सीटों पर आगे चल रहे थे। वो शिकायतें तब हुई हैं ईवीएम मशीनों की जिसको वो शाम तक उन शिकायतों पर डटे रहे और तमाम सबूत इकट्ठा करके उन्होंने चुनाव आयोग को सौंपा भी है और जगहों के भी सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी ये बात पहले स्पष्ट कर दी है लोकसभा चुनाव के बाद कि उनके ऊपर भी आरोप लगे कि क्या अब वो उन मशीनों पर सवाल नहीं उठाएंगे जो मशीनें उनको 37 सीटें दे रही हैं। और सभी जी ये मोदी जी ने ही कहा था, वो एनडीए की जो बैठक हुई थी उसमें कहा था क्या ईवीएम जिंदा है कि मर गया। ये इसका जवाब अखिलेश यादव ने लोकसभा में खड़े होकर दिया था कि अगर मैं 80 की 80 सीटें भी यूपी में जीत जाऊं तब भी मैं ईवीएम पे भरोसा नहीं करूंगा और ईवीएम से चुनकर हम आकर ईवीएम हटाएंगे, ये साफ तौर पे कहा था। और इस बार सुनेंगे कि उसको संसद में किस तरह से अखिलेश यादव ने उसके बारे में उसका जवाब दिया कि वो ईवीएम पर भरोसा तब भी नहीं कर रहे थे जब उनकी 5 सीटें आई थी लोकसभा में और जब 37 सीटें आई हैं तब भी भरोसा नहीं कर रहे हैं और 80 आ जाएंगे तब भी नहीं करेंगे। सुनते एक बार अखिलेश यादव को क्या ईवीएम को लेकर उन्होंने लोकसभा में क्या कहा था। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। तो ये बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 भी सीट जीत जाए तब भी उनको भरोसा नहीं होगा, वो उस पर संदेह कर रहे हैं। ठीक वही बात पवन खेड़ा ने उस समय कही थी जब उनसे ये पूछा गया शाम को, जब मतगणना के दिन उनसे जब सवाल पूछा गया कि ये सवाल तभी क्यों उठता है, तो उन्होंने कहा पहली बात तो हमने ये सवाल तब उठाया जब हम जीतते हुए दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि ये गड़बड़ी थी तो हम उसको उठाएंगे और ऐसा नहीं है कि हम केवल हारने पर उठा रहे हैं। और ये भी उन्होंने पवन खेड़ा ने स्पष्ट कर दिया था कि ये सवाल हम तब उठा रहे हैं जब हम उस पर गड़बड़ियां हमारे सामने हैं और पूरे हरियाणा के चुनाव पर उठा भी नहीं रहे हैं, केवल उन जगहों पर उठा रहे हैं जहां वो गड़बड़ियां हैं। यानी 20 विधानसभा क्षेत्रों से हमको इस तरह की शिकायतें मिली हैं, वहां हम उठा रहे हैं और इन शिकायतों का एक आधार है, वो आधार एक जगह एक ही तरह से दिखाई पड़ रहा है। यानी जो लगभग 100% 99% चार्ज मशीनें हैं वो आखिर सारी की सारी उस मशीनें भारतीय जनता पार्टी को वोट कैसे दे सकती हैं। पहला सवाल तो यही है कि वो ज़रा भी डिस्चार्ज क्यों नहीं हो रही हैं इस्तेमाल होने के बाद, 3 दिन रखे रहने के बाद। और दूसरी बात ये कि वो डिस्चार्ज भी नहीं हुई और जब वो वोट गिन रही हैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी के वोट गिन रही हैं। इसको क्या कहा जाए, तो ये सवाल है। और इस तरह का सवाल केवल उन जगहों पर हम उठा रहे हैं। ये पवन खेड़ा का कहना था कि जहां शिकायतें मिली हैं और उन शिकायतों के हमारे पास आधार हैं। तो अब ये तर्क भी बहुत बेमानी हो जाता है कि विपक्षी दल तभी ये सवाल उठाते हैं ईवीएम का जब वो हारते हैं। अमलेंदु जी बिल्कुल, और ये इसी का जवाब था। अखिलेश यादव पहले ही इसका जवाब दे चुके और पवन खेड़ा ने भी इसका जवाब जो था परसों जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें दिया था कि भाई हमने तो ये सवाल जो था उसी समय उठा दिया था जब हम 70 पे चल रहे थे, बीजेपी 15 पर चल रही थी, उसी समय ये सवाल उठाए जा चुके थे। और हम लोगों ने ही समझी इसको खबर को ब्रेक किया था, पानीपत वाली खबर जो थी वहाँ मशीनों को गड़बड़ी पाई गई है और कांग्रेस का आरोप है वहाँ गड़बड़ी है और मतदान वहाँ मतगणना वहाँ रुकवाई गई है ना। ये बाद में उसमें मतगणना हुई लेकिन वहाँ भी ये आरोप मतगणना हुई और मुझे लगता है 30-35 हज़ार वोट से बीजेपी कैंडिडेट जीते। जी लगभग 35,000 से बीजेपी कैंडिडेट वहाँ जीते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हुई हैं तो ये साफ तौर पे इशारा कर रही है कि कुछ ना कुछ तो मामला है और आरोप एकदम इसको निराधार है। और साहब अगर आप हार गए तो आए, इसलिए अगर हार गए हैं तब आप आए तो फिर जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कह दिया था कि ठीक है भाई ठीक है स्वीकार करते हैं, तो ऐसे स्वीकार कर लिया जाता। यहाँ तो साफ कहा जा रहा है कि हम स्वीकार नहीं करते, यानी कि अब पानी सिर के ऊपर निकल चुका है। चुनाव आयोग अगर इस तरीके के काम करता रहेगा तो फिर देश के अंदर एक अनरेस्ट भी पैदा हो सकता है।
इस तरीके की चीज़ें भी विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं समीर जी। जी बिल्कुल, और ये सवाल अब केवल चुनाव आयोग तक ही नहीं, अब चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी उस पर और भी तथ्य और एविडेंस जुटा रही है। क्या है, जिस तरह से 20 सीटों पर उसको इस तरह की धांधली की, मतगणना के दौरान तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे, ईवीएम मशीनों की खराबी के जो आरोप लगाए थे, ईवीएम मशीनों में जो धांधली के आरोप लगाए थे उनके सबूत जुटाकर वो अगले 2 दिन में 1-2 दिन में चुनाव आयोग के पास पहुंचाएंगी। चुनाव आयोग का क्या रुख रहता है, लेकिन जयराम रमेश की आरोप पर, जयराम रमेश के पत्र पर जो जवाब चुनाव आयोग ने दिया हुआ है, उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसा जवाब चुनाव आयोग की ओर से आएगा जो कि कांग्रेस पार्टी को या विपक्षी दलों को, गठबंधन के सहयोगियों को संतुष्ट कर सके। कांग्रेस पार्टी ने यह भी मांग की है चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद, जो उसका प्रतिनिधिमंडल गया, कि जिन मशीनों पर आशंका जताई गई है, संदेह जताया गया है, उनको तब तक के लिए सील कर दिया जाए जब तक कि इनकी जांच नहीं हो जाती है, जो धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना है क्या उसका जवाब आता है, लेकिन इन आरोपों के बीच चुनाव आयोग अब एक बहुत बड़े संकट में घिर रहा है, क्योंकि यह आरोप छोटा मोटा आरोप नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल है, यहाँ की देश की सबसे बड़ी दूसरी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के बाद, अगर वो एक राज्य के परिणाम को कह रही है कि उसको स्वीकार नहीं है, तो ये आरोप और ये उसका बयान, ये छोटा मोटा बयान नहीं है, ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है एक संवैधानिक संस्था की कार्यप्रणाली पर। अब इसका जवाब क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी, और विपक्ष का भी इस पर क्या आगे रुख होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इंडिया गठबंधन ऐसा लगता है कि ईवीएम को लेकर अब कोई वो एक बड़े आंदोलन के मूड में दिख रहा है, और ये सारी चीज़ें तय होंगी चुनाव आयोग के जवाब के बाद। बहरहाल डीबी लाइव पर आप तमाम खबरों पर के लिए, विश्लेषण के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस कार्यक्रम को अब हम यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।